हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 5.7 जिसमें वो हमें कहता है कि आपने क्या करना है, फाइंड करना है वी नॉट वोल्टेज बाय यूजिंग बोथ थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम इन लर्निंग असेसमेंट 5.3। तो 5.3 की हमने डायग्राम लेनी थी जो मैंने आपके सामने ड्रा कर दी। वो कहता है थेवेनिन्स और नॉर्टन्स लगा के इसके वोल्टेज कैलकुलेट करके दिखाओ। तो बच्चों पहले मैंने ये वीडियो अपलोड की हुई है लेकिन उसमें मैंने बस थेवेनिन्स अप्लाई किया था, दैट्स वाई आपके कहने पे मैंने देखे दोनों तरीके अप्लाई करने का सोच लिया। तो देखो बच्चों थेवेनिन्स क्या कहता था, थेवेनिन्स एक फिर से रिपीट कर रही है, आप एग्जांपल 5.5 से समझ सकते हो, ये मैंने उसमें से दोनों सही तरीके से सारे ओवरऑल एक्सप्लेन किए हैं, थेवेनिन्स और नॉर्टन्स। बच्चों थेवेनिन्स कह रहे एक दर्जी टाइप सा इंजीनियर था, उसने कहा कैंची पकड़े रखता था अपने हाथ में हर वक्त। ये बस एक कह लो फनी क्लिप के थ्रू आपको समझाने वाली बात है कि दर्जी टाइप सा इंजीनियर था, हर वक्त अपने हाथ में कैंची पकड़े रखता था। उसने कहा कैंची का इस्तेमाल करो यार, कैंची का, कैंची लगाओ और चुप करके क्या करो, अपना सर्किट जो इतना बड़ा बड़ा होता है उसको कट मार के चुप करके वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया करो। जो भी आपने फाइंड आउट करना वो उसको फाइंड आउट कर लिया करो। तो देखें ये एक इतना बड़ा सर्किट है, तो मैं थेवेनिन्स थ्योरम से पहले इसको सॉल्व करता हूँ। देखें थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं कहीं पे भी कट लगा सकता हूँ। तो मैं सर्किट को, मुझे लग रहा है यहाँ पे इजी रहेगा कट लगाना, यहाँ से मैंने इसको कट लगा दिया, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ से इसको काट लिया, तो इतना सर्किट कट हो गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये पीछे वाला सर्किट एज इट एज अलहदा हो जाएगा अभी के लिए। तो हम प्रीवियस सर्किट के वोल्टेज और इसकी रेजिस्टेंस ओवरऑल कैलकुलेट करके यहाँ पे फिर से ला के अटैच कर देंगे। तो देखें कैसे लगती है, ज़रा गौर कीजिएगा। पहले मैंने ये सही तरीके से नहीं समझाया हो, इसी वजह से मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 2 मिली एम्पेयर, ठीक है जी, और ये 12 वोल्ट आ गए। ये मैंने वो सर्किट ड्रा कर रहा हूँ जितना मैंने कट किया है, 12 वोल्ट। ये थेवेनिन से पहले हो रहा है, बाद में करेंगे हम नॉर्टन से। तो बच्चों जहां हमने कट लगाया होता है वहां पे थेवेनिन्स का कहना था वहां पे आपने ओपन पोल लगा के वीओसी वोल्टेज अटैच कर देना है, यानी कि वीओसी के नाम से एक वोल्टेज सोर्स लगा देना है। अब ये वीओसी वोल्टेज मुझे कैलकुलेट करने हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं चाहूँ तो किसी भी तरीके से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए जो ज़्यादा ईजी तरीका रहता है ना वो केसीएल ही रहता है। केसीएल मीन्स के नोडल एनालिसिस। देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास नोड कौन सा बन रहा है, यहाँ पे एक नोड बन रहा है ना मेरे पास, देखो, क्योंकि यहाँ पे नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। यहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है, तो यहाँ पे हम बाइनरी नोड इस वजह से कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे बाइनरी नोड की ज़रूरत है। मैं वैसे तो आपको पता है ना कहता होता हूँ कि बाइनरी नोड कंसीडर नहीं करना, हायर नोड हमेशा कंसीडर करना है। तो आप यहाँ पे बाइनरी नोड कंसीडर कीजिएगा क्योंकि बाइनरी नोड कंसीडर करना मजबूरी है यहाँ पे हमारी, क्योंकि मुझे यहाँ पे वीओसी अगर वोल्टेज चाहिए ना तो यहाँ के वोल्टेज फाइंड आउट करने चाहिए होंगे। तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे एक नोड ले लिया, यहाँ पे V1 वोल्टेज के नाम से मेंशन कर दिया। यहाँ पे नीचे ओवरऑल आपको पता है एक सरफेस नोड बनता होता है, उसको हमने कर देना ग्राउंड। तो यहाँ पे आगे 0 वोल्ट, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी दो चीज़ों की वायर अटैच थी। और ये भी एक नोड तो बनता है बच्चों, लेकिन आपने इसको कंसीडर नहीं करना क्योंकि अगर इसको कंसीडर कर लोगे तो फंस जाओगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको कंसीडर ना करना, सिर्फ इस बाइनरी नोड को कंसीडर कर लेना। बाइनरी नोड मतलब उस वक्त ही सिर्फ आपने कंसीडर करना, बाइनरी नोड का मतलब होता है जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच हो, उस वक्त ही सिर्फ कंसीडर करना है जब आपको ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है, क्योंकि देखो किस लिए ज़रूरत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा देखो, दो नोड के दरमियान अब वीओसी आ गया, एक नोड V1 है, V1 वाले वोल्टेज, और इस तरह से ये वीओसी सेंटर में लगा हुआ है इन दोनों के वीओसी, क्योंकि वीओसी बच्चों इस करंट सोर्स के क्रॉस के वोल्टेज है, चाहे आप वीओसी की बात करो या करंट सोर्स की बात करो, एक ही बात है। तो वीओसी की क्या इक्वेशन बनेगी, देखें वीओसी ऐसे ही है जैसे सुपर नोड की इक्वेशन बनाने लगा है। एक सोर्स से दो नोड्स के दरमियान जब सेंटर में आ जाता तो सुपर नोड की इक्वेशन हम लिखते होते थे, ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। देखें पॉजिटिव पोल जिस तरफ है उस तरफ के वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, जिस तरफ नेगेटिव पोल है वो वाले वोल्टेज माइनस में लिखे जाएंगे। तो -0 आ गया, तो V1 -0 मतलब कि V1 ही आ गया, यानी कि मुझे V1 की वैल्यू चाहिए वीओसी के लिए। तो देखो बच्चों मैं आप केसीएल अप्लाई करूंगा यहाँ पे नोड 1 के वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए। अब केसीएल होता क्या, अप्लाई केसीएल एट नोड 1, ये आप लिख लीजिएगा। केसीएल होता है किरचॉफ करंट लॉ, मतलब कि हमें हर एक चीज, हर एक वायर की करंट लिखनी होती है जो उस नोड के घेरे में आ रही हो, जिसके ऊपर आप केसीएल अप्लाई कर रहे हो। तो उसकी डेफिनेशन ये है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि एक तरफ आपने एंटरिंग करंट्स लिखनी होती है, एक तरफ लिविंग करंट्स लिखनी होती है, इज इक्वल टू के, ठीक है। तो लिहाजा इस साइड पे मैं लिखूंगा लिविंग करंट्स और इस साइड पे लिखूंगा एंटरिंग करंट्स। तो देखो बच्चों पहले इस वायर की बात करूं तो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं ओहम्स लॉ की मदद से इस वायर की करंट लिख लूंगा। I इज इक्वल टू V ओवर R, आपने फार्मूला तो पढ़ा होगा, वही मैं अप्लाई करके इस वायर की करंट कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो देखो मैं कैलकुलेट करने लगा हूं।
मैं यहाँ से एक करंट को लीव करवाता हूँ, लिविंग करंट हो गई, तो लिहाजा इसको इस साइड पे लिखेंगे। लिविंग करंट हम हमेशा मैं जो लिखता हूँ ना वो इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूँ, ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखना। और एंटरिंग करंट्स को राइट हैंड साइड पे लिखता होता हूँ। तो देखो ये मैंने करंट लीव करवाई, तो जब करंट आपने लीव करवानी है ना किसी नोड में से, उसी वक्त आपने लिख देना V1 माइनस, यानी जहाँ से लीव हुई उसके आगे माइनस लगा देना वोल्टेज के। अब ये एंटर लीव करती है यहाँ से, तो फिर इसमें से गुजरती है रजिस्टर में से, फिर जाके एंटर करते हैं इसके पॉजिटिव पोल में 12 वोल्ट के, तो लिहाजा +12 यहाँ पे आगे लिखा जाएगा। +12 माइनस माइनस +12 -12 ही हो जाएगा। उसके बाद इस 12 वोल्ट में से भी करंट आगे लीव करेगी, ये उस वक्त तक मतलब कि सांस नहीं लेगी जब तक ये न्यूट्रल पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती। तो लिहाजा यहाँ से जब उसने लीव किया तो फिर से आगे माइनस आ गया, तो लिहाजा ये जाके लीव करके फिर जीरो में एंटर होगी, तो V1 -12 -0 ओवर जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई 3 किलो। उसके बाद देखो बच्चों सिर्फ एक ही करंट है जो उसके बाद ये वाली वायर है जो जिसमें एक करंट है जो लीव कर रही है, बाहर को निकल रही है, तो लीविंग करंट यहाँ पे ही लिखी जाएगी, +2 मिली लिखूंगा मैं। इधर अगर +2 मिली है तो दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, -2 मिली। तो मैंने एक पॉइंट बच्चों छोड़ दिया है, यानी कि एक स्टेप आपने कर लेना है। +2 मिली लिख के इज इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा, फिर आप इसको उधर लीजिएगा, या आप चाहें तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर +2 मिली आना था, लिविंग करंट था, मैंने उसको एंट्रिंग करंट बनाने के लिए इधर से उठा के उधर ले गया, यानी कि यहाँ प्लस हो रही थी उधर जाके माइनस हो गई, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, 3 किलो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आ रह जाएगा V1 -12, और 3 के जब उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ -2 के साथ, तो 3 2 बार 6 होता -6, और किलो मिली के आपस में कैंसिल हो गए। V1 कितने आ गए देखो 12 -6, क्योंकि 12 उधर जाके प्लस हो गया, 6 वोल्ट वैल्यू आ गई V1 की, और यही VOC की वैल्यू है 6 वोल्ट, ठीक हो गया। अब मुझे बच्चों क्या करना है, मुझे आर थेवेनिन्स निकालनी है, जितना सर्किट मैंने अभी तक सॉल्व किया उसकी आर थेवेनिन्स निकालनी है। तो आर थेवेनिन्स बच्चों कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। आर थेवेनिन्स निकालने के लिए आपने ये करना होता है कि सारे सोर्सेज को ऑफ कर देना होता है, और जहाँ पे VOC मेंशन होती है वहाँ पे आर थेवेनिन्स निकालनी होती है मेंशन करके। तो देखो करंट सोर्स जब ऑफ होता है ना वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पर रिप्लेस करता है, और जब वोल्टेज सोर्स होता है वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करता है। ये देखें ये शॉर्ट वायर आ गई वोल्टेज सोर्स की जगह, और ये ओपन सर्किट आ गया करंट सोर्स की जगह। तो ये सर्किट इस तरह से कुछ बन गया, ये जो था हमारा VOC के लिए। तो देखो बच्चों सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है, कोई कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें आर थेवेनिन्स की वैल्यू मिल रही है जो कि कितनी है 3 किलो ओम। अब आपने सर्किट है जो जहां से कट लगाया था ना वहीं पे ये सारा सर्किट अटैच करना है। किस तरह से देखें, यहाँ पे मैं करने लगूँ ड्रा। तो पहले तो आपने VOC लगानी है, VOC वोल्टेज जो आपके आया वो वोल्टेज सोर्स लगाना है, VOC कितने आया 6 वोल्ट। उसके बाद आपने बच्चों थेवेनिन्स का ये कहना था कि आपने इसके साथ जो रेजिस्टर होता है ना उसको लगाना होता है सीरीज में, तो ये मैंने सीरीज में लगा दिया, ठीक है। तो ये जो सीरीज में लगाया आर थेवेनिन सीरीज में लगाना होता है हमने VOC के सीरीज में, किस तरह से, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये आ गया 3 किलो हम यहाँ पे, ठीक है ये वाला। बाकी जो सर्किट आपने जहाँ से कट किया था वहीं से आगे आपने इसके साथ अटैच कर देना। देखें यहाँ से कट किया था तो ये आगे वाला यहाँ पे अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले 4 किलो हम था, फिर 2 किलो हम, और ये नीचे वाला टर्मिनल भी इसके नीचे वाले टर्मिनल से ही कनेक्ट हो जाएगा। ये 2 किलो हम, ये 4 किलो हम, और इसके क्रॉस है V0 वोल्टेज। और मेन हमारा जो मुद्दा था वो यही था कि हमने V0 वोल्टेज ही कैलकुलेट करने हैं। तो अब देखो बच्चों V0 वोल्टेज कैलकुलेट करना कितना आसान हो गया। यहाँ पे इजीली क्या लग सकता है, वोल्टेज डिवीजन रूल। और ये चीज़ याद रखना, आपने यहाँ पे एक लूप है आपके पास, तो इस तरह से इसकी करंट की डायरेक्शन होगी, कुछ भी करंट I के नाम से ही रख लो। तो करंट हमेशा आपके पॉजिटिव पोल में से निकल रही हो, जो बैटरी आपकी लगी हो, और नेगेटिव पोल में एंटर कर रही हो। देखो ये पॉजिटिव पोल में से निकल रही है, ऐसे मतलब कि इसमें से ऐसे निकल के जा रही है, और नेगेटिव पोल में जाके एंटर कर रही है, फिर आपकी बैटरी सीधी लगी हुई है। अदरवाइज आपको वो बैटरी उल्टी लगानी पड़ेगी, मतलब कि उसके वोल्टेज प्लस है तो माइनस में करने पड़ेंगे, माइनस है तो प्लस में करने पड़ेंगे। अब इसकी डायरेक्शन ठीक है क्योंकि ये करंट पॉजिटिव में से निकल रही है और नेगेटिव में एंटर कर रही है। अब आप वोल्टेज डिवीजन रूल सीधा सीधा लगा दो, V0 इज इक्वल टू वोल्टेज डिवीजन रूल बच्चों ये कहता है कि आपका सर्किट सीरीज में सारे का सारा होना चाहिए। तो जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखो, 2K के क्रॉस करना चाहते हो तो 2K ऊपर आ गया, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस जितनी भी रेजिस्टर्स मौजूद है सर्किट के अंदर 4K प्लस 3K, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड वोल्टेज के साथ, सप्लाइड वोल्टेज कितनी है 6, तो ये आपके पास आ गया। तो देखो V0 कितना आएगा, ये बनेगा 2/9, किलो किलो से कैंसिल हो चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो 3
3 बार 3 2 बार 6 4/3 वोल्ट आ गए। तो ये आपका आ गया वी नॉट का आंसर। अभी आया किसके थ्रू बच्चों? थेवेनिन्स के थ्रू। अब मुझे करना होगा इसको नॉर्टन्स के थ्रू। तो नॉर्टन्स के थ्रू पता क्या होता है? नॉर्टन्स थ्योरम में एक बस उसमें कह लें कि लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस उसमें ये थी नॉर्टन्स थ्योरम में, उसने कहा था कि बच्चों उसकी बस एक गलती थी, मतलब गलती ये नहीं कह सकते, ओवरऑल उसको ये कह सकते हैं, गलती तो नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है कि उसके थ्योरम में एक चीज़ की कमी थी, वो ये थी लिमिटेशन कि उसने कहा था कि आप वहीं पे सिर्फ कट लगा सकते हो, मतलब सिर्फ उसी चीज़ को रिमूव करना है आपने जो आपकी आउटपुट हो। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है? 2 किलो ओम। तो मुझे इसको यहाँ से ख़त्म करना होगा। इसको जब मैं ख़त्म कर दूंगा तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट वायर कनेक्ट करवा के वहाँ पे ISC करंट फ्लो करवा देनी है। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे जगह की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जगह कम है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे दूसरा रजिस्टर लाता हूँ, रुके 1 मिनट। तो बच्चों इतनी तो समझ आ गई ना। अब हमने क्या करना है? अब पहले तो हमने यहाँ पे कट लगाया था, अब हमने क्या करना है? जो मेन जहाँ पे आउटपुट निकल रही है वहां पे कट लगाना है। इस यहाँ से 2 किलो हमको मैं कट कर दूंगा और यहाँ पे कट लगा दूंगा। अब इसका जब सर्किट बनेगा तो ये देखें कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे मैं ड्रा करने लगा हूँ, जरा देखिएगा। ये उठा लेता हूँ मैं रजिस्टर यहाँ से। तो देखो अब इस तरह से सर्किट बनेगा। ये 3 किलो ओम का रजिस्टर स्टार्ट में, ये 12 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ था शुरू में हमारे पास, और कुछ इस तरह से, और आगे ये 2 मिली एम्पेयर का एक सोर्स लगा हुआ था जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, ऐसे कुछ। और उसके बाद ये 3 किलो ओम मेंशन कर दिया, और यहाँ पे 4 किलो हम। और बच्चों मैंने बताया क्या करना है, उसने उसने बोला है कि अब आपने वहां से कट लगाना जहां से आपकी आउटपुट थी। ये मैंने 2 किलो हम का रजिस्टर रिमूव कर दिया, तो उसकी जगह हमने एक शॉर्ट वायर अब लगा देनी है, क्योंकि नॉर्टन का यही थ्योरम है कि वहां पे शॉर्ट वायर लगा के उसमें ISC नाम से करंट फ्लो करवा दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये नॉर्टन थ्योरम का कहना था। तो ISC मैंने फ्लो करवा दी और ये आ गया 4 किलो हम बेस सर्किट में। तो देखो बच्चों सब कुछ हो गया। अब देखो ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, 2 किलो हमको हटा के बस वहां पे एक शॉर्ट वायर लगा दिया ISC की। तो देखिएगा ये कैसे वर्क करता है नॉर्टन्स थ्योरम। आंसर सेम आएगा, लेकिन नॉर्टन्स थ्योरम की ये लिमिटेशन है कि इसने एग्जैक्ट जाके कहाँ पे दावा बोला है, एग्जैक्ट आउटपुट पे। तो मुझे तो थेवेनिन्स पसंद है, लेकिन आपको नॉर्टन्स अगर पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन सा थ्योरम पसंद है। अब बच्चों यहाँ पे हम हमारे पास एक तो इजीली ये चीज़ हो गया, यहाँ पे कोई भी थ्योरम कोई भी लग सकता है, नोडल एनालिसिस टेक्निक लग सकती है, लूप एनालिसिस टेक्निक। मुझे ISC को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं नोडल एनालिसिस टेक्निक को ज़्यादा कहूंगा कि फायदेमंद है। सिर्फ एक यहाँ पे सिर्फ 2 नोड बनते हैं, हायर नोड, क्योंकि मुझे हायर नोड की ज़रूरत ही है इसमें। देखो बाइनरी नोड इसमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हायर नोड अगर यहाँ के वोल्टेज मुझे पता चल जाए तो मैं इसकी करंट वायर की फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता ही है इजीली है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। देखो यहाँ पे मेरे पास ये नोड 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है। तो ये V1 वोल्टेज आप ले लो, V1 प्राइम ले लो, क्योंकि V1 आपने पहले लिए हुए हैं, तो V1 प्राइम ले लिए। और यहाँ पे बच्चों एक नोड बन रहा है जो पूरा एक सरफेस नोड है, तो यहाँ पे आप वो नोड ले लो जिसको आपने ग्राउंड करना है, क्योंकि एक नोड को ग्राउंड भी करना होता है हमारे हमने सर्किट में, जैसे मैंने आपको भी प्रीवियस में समझाया, ठीक है। यहाँ पे 0 वोल्ट आ गए। अब बाइनरी नोड इस वजह से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ISC की इक्वेशन क्या बनेगी? देखो ISC निकल रही है V1 में से, यानी कि ISC V1 में से लीव कर रही है, तो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी? देखो ISC इज इक्वल टू, जहां से करंट निकलती है मैंने आपको बताया था क्या, उसी वक्त आपने क्या कर देना होता है, वो वाले वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है, माइनस। अब ये करंट यहां से निकली और जाके एंटर कर गई 0 वोल्ट में, तो लिहाजा V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में आई वो आपके बटे में आ गई, ठीक है। तो देखो इसका फार्मूला बनता है V1 प्राइम ओवर 4K। तो देखो मुझे कोई बाइनरी नोड कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, हायर नोड के ऊपर ही मैं बस यहाँ पे नोड 1 के ऊपर ही KCL लगाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। तो चलो आप KCL लगाते हैं इसके ऊपर, अप्लाई KCL एट नोड 1, ठीक है बच्चों। तो नोड 1 के ऊपर KCL लगने लगा। तो देखो पहले मैं इस ब्रांच की करंट लिखता हूँ, इस वायर की, ठीक है। इस वायर की ब्रांच वायर एक ही चीज़ होता है। तो V1 प्राइम में से मैंने करंट को लीव करवाया बच्चों, क्योंकि मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैंने लीव करवाया। तो करंट के लिए मुझे क्या करना होगा, वोल्टेज लिखते साथ उसी वक्त उसके आगे माइनस लगा देना है। तो बच्चों उसके बाद देखो ये करंट जाके एंटर करती है पॉजिटिव पोल में 12 वोल्ट के, तो ये प्लस 12 लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस 12। अब जब ये 12 वोल्ट में से करंट लीव करेगी, क्योंकि ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये न्यूट्रल में नहीं चली जाती, तो आगे फिर से माइनस आ गया और आगे आ गया 0, क्योंकि ये 0 में चली गई, और जितनी रास्ते में रेजिस्टेंस आई वो आगे बटे में 3K। उसके बाद देखो बच्चों एक और भी वायर यहाँ पे मौजूद है, ये वाली वायर की बात पहले कर लो। देखो यहाँ पे भी क्या है, मुझे करंट का नहीं पता ISC का। ISC की वैसे मैंने इक्वेशन बना ली है, क्या आती है,
V1 प्राइम ओवर 4K, लेकिन वो आप ना बनाओ, आप ये कभी कंसीडर ना करो कि करंट्स का कोई नेम रखा और वो वेरिएबल अभी आप हो तो वो आप सर्किट में लिख दो, कभी ऐसा काम ना करो। उससे अच्छा ये आप उसकी इक्वेशन ऐसे ही बना के लिखो जैसे मैंने इस वायर की लिखी। मैंने V1 प्राइम में से बच्चों एक करंट लीव करवा दी, ठीक है, तो V1 प्राइम माइनस मैंने उसी वक्त लिख दिया, यहाँ से लीव करके ही जाके डायरेक्ट न्यूट्रल में एंटर करते, लिहाजा V1 माइनस 0 और बटे में जितनी रेजिस्टेंस आई रास्ते में वो आ गई 4K। ये ओहम्स लॉ की मदद से लिखी जा रही है इक्वेशन, इतना तो आप जानते हो। इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों इज इक्वल टू, इस वजह मैं इसको उस साइड पे इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि देखो ये डायरेक्ट करंट की वैल्यू है, तो चाहे एंटरिंग है या लिविंग है, मैं इसको एंटरिंग करंट साइड पे ही लिखूंगा क्योंकि इस साइड पे एंटरिंग करंट्स होती है, इस साइड पे लिविंग करंट्स होती हैं। तो देखो ये एक लिविंग करंट थी, नोड से बाहर जा रही थी, तो इसको लिखना था इस साइड पे हमने +2 मिली, तो दूसरी जानिब जाके इसने क्या हो जाना -2 मिली, तो आप पहले ही इधर ले जाओ क्योंकि बाद में आपने इसको उठा के लेके जाना ही है, तो पहले ही ये काम कर लो। अब देखो बच्चों इसका मुझे बटा खत्म करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम आता है 12 किलो, तो 12 किलो से पूरी इक्वेशन को अगर आप ज़रब दे दोगे ना तो आपका ये बटा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जब 12 के ज़रब खाएगा तो देखो के से कैंसिल, 3 एक बार 3 4 बार 12, तो ऊपर 4 ज़रब खा जाएगा, तो देखो आ जाएगा 4v1 प्राइम माइनस 12 4 बार कितना होता है 48, और 0 वैसे ही खत्म हो गया। यहाँ पे क्या होगा जब 12 के ज़रब खाएगा के से कैंसिल, 4 एक बार 4 3 बार 12, ऊपर 3 ज़रब खा जाएगा 3v1 प्राइम। उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 12 के ज़रब खाएगा देखो बच्चों किलो और मिली कैंसिल हो गए और 12 2 बार 24 होता है, तो ये आ गया -24, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप v1 प्राइम की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, देखो 7v1 प्राइम आ गया और 48 दूसरी जानिब जाके +48 हो गया -24, तो देखो ये कितना आ जाएगा V1 प्राइम इज इक्वल टू, ये 24 रह गया हुआ था और 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, इतने वोल्टेज हमें आगे V1 प्राइम के। और हमने क्या लिखा था कि ISC क्या होगी, ISC होगी V1 प्राइम ओवर 4K के इक्वल। तो देखो ISC इज इक्वल टू V1 प्राइम की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो आएगी 24/7/4K, इस तरह से आएगी। तो देखो बच्चों होना क्या 7, ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें तो आपके पास आएगा, मैं कैलकुलेटर पे चले चेक करके देखता हूँ, 1 मिनट रुक जाए, 24/7/4, तो ये बच्चों आ जाती है हमारे पास जी, शायद गलती हो गया मुझसे जी, लग रहा है, हाँ जी गलती हो गया क्योंकि ये बटे में 28 आ जाना है, असल में बटे का बटा नीचे आ जाता होता है। मैं ऐसे करके देखता हूँ 24/7 मल्टीप्लाई विद 1/4, ये ऐसे ही है ना बच्चों 1/4, जी बिल्कुल, ये आती है 6/7 मिली एम्पेयर, ठीक है, किलो ऊपर आके मिली हो गया, तो ये आपकी ISC की वैल्यू आती है। तो देखो बच्चों ISC तो आपको मिल गई, अब आपने इसकी रेजिस्टेंस निकाल दी है, तो वही तरीका अब यहाँ पे आपने जहाँ पे करंट यहाँ पे मेंशन किया ना उसके पोल ओपन छोड़ के रेजिस्टेंस निकाल दिया और सारे सोर्सेज ऑफ कर दे रहे हैं। जब वोल्टेज सोर्स ऑफ होगा तो शॉर्ट वायर से रिप्लेस, और जब करंट सोर्स ऑफ होगा तो ओपन पोल से रिप्लेस। और आगे 4 किलो ओम का भी रजिस्टर इसमें अब शामिल है, और ISC की जगह हमने ओपन पोल छोड़ के R थेवेनिन्स निकाल लेनी है, ऐसे 4 किलो ओम और ये 3 किलो ओम। तो देखो बच्चों ये रेजिस्टर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है यहाँ पे, दूसरा टर्मिनल देखो यहाँ से भी अगर देखा जाए ना 3 किलो ओम का 4 किलो ओम के साथ कॉमन नहीं होता क्योंकि इन दोनों का दूसरा टर्मिनल ओपन पड़ा हुआ है। 4 किलो ओम का ये दूसरा टर्मिनल है जो ओपन है और 3 किलो ओम का भी दूसरा टर्मिनल ओपन है। जब दो रेजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं, अगर दोनों टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं, लिहाजा ये सीरीज में है तो R थेवेनिन्स आ जाएगी इन दोनों का सम, यानी कि 4 + 3, तो ये कितना होता है 7 किलो ओम। अब बच्चों जो नॉर्टन था, नॉर्टन ने कहा जब मैं थेवेनिन्स के बिल्कुल उल्टा चल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, करंट सोर्स के साथ R थेवेनिन्स को सीरीज में नहीं लगाता, R थेवेनिन्स को पैरेलल में लगाऊंगा, ये उसका कहना था नॉर्टन का। तो ये कितनी वैल्यू आई थी इसकी 6/7, तो ये मैंने मेंशन कर दिया 6/7 मिली एम्पेयर, और इसके साथ हमारी जो R थेवेनिन्स आई है उसको हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ये मैंने पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। और जो हमारा सोर्स आगे से हमने कट किया था वो आगे इसके अटैच करवा देंगे। कितनी आई है 7 किलो ओम, ये आ गई R थेवेनिन्स। अब देखो जरा बच्चों हमने कट कहाँ से लगाया था, डायरेक्ट 2 किलो ओम से, तो आगे 2 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे अटैच कर दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आपका आ गया 2 किलो ओम का रजिस्टर, और इसी के क्रॉस हमने वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं V0। तो देखो ये अब मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ,
तकरीबन नॉर्टन थ्योरम में हर एक पॉइंट पे ऐसा ही होता है जब ये लास्ट पॉइंट आ जाता है। अब बच्चों मुझे अगर 2 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए इसके क्रॉस कितनी करंट मतलब गुजरती है जो इसके क्रॉस गुजरने से वोल्टेज पैदा करवाती है। तो लिहाजा देखो बच्चों, ये जो करंट है ISC, ये एक नोड है ना, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे आके करंट को तय करना पड़ता है, यानी कि वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, कुछ करंट इधर को चली जाती है, कुछ करंट इधर को चली जाती है। तो लिहाजा हम लेट से कहते हैं इस तरफ जो करंट जा रही है उसका नाम I3 है, ठीक है। तो हम I3 को कैलकुलेट कर लेते हैं थ्रू करंट डिवीजन रूल, ठीक है। ये हमें इस वायर में भी कुछ करंट जा रहा है लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना जा रहा है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट I3 की ही वैल्यू चाहिए अपनी आउटपुट के लिए, क्योंकि जो पूछा गया हमने बस वही फाइंड आउट करके देना है। तो करंट डिवीजन रूल लगा लूंगा मैं, I3 इज इक्वल टू को, तो देखो बच्चों I3 कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, जिस वायर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। अब इस वायर के पैरेलल में कौन सी वायर लगी है, देखो ये जो पूरी वायर है इसका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है इस वायर के साथ और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है इस वायर के साथ, यानी ये दोनों वायर्स आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं। तो उसकी पैरेलल में वायर कौन सी हुई, ये वाली, इसकी रेजिस्टेंस हमने ऊपर रखनी है, 7 के ऊपर आ गया बटे में टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी वायर की प्लस पैरेलल वायर की मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, यानी जो आके दो हिस्सों में तकसीम हो रही है उससे हमने मल्टीप्लाई देना होता है। 6/7 मिली से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करता हूँ I3 कितनी आती है, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे वोल्टेज। तो बच्चों देखो यार करने की क्या बात है, ये 7 से जा रहा है ना, और ये आ जाएगा देखो किलो 6 किलो और मिली आपस में या नहीं किलो को भी यहीं पे रहने दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 6 मिली आवर आ रहा है, दोनों के बटे में आ रहा है 9K। तो देखो के से कैंसिल, दो सॉरी 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, ये आप कैलकुलेटर पे भी करो, कैलकुलेटर भी आपको इतनी ही देगा वैल्यू 2/3 मिली एम्पेयर, ठीक हो गया। I3 आपको मिल गई। अब आप इजीली V0 कैलकुलेट कर सकते हो ओहम्स लॉ की मदद से। तो क्या ओहम्स लॉ कहता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस है 2 के, करंट इसको पॉजिटिव में लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, अगर नेगेटिव पोल में कार्य होती तो मैं यहाँ पे -I3 पुट करता। तो 2 के इंटू I3 की वैल्यू जो कि 2/3 मिली है, तो देखो उतने ही वोल्टेज आए हैं जो हमें पहले मिले थे, मिली किलो के साथ कैंसिल, 4/3 वोल्ट आ गया। यही हमें थेवेनिन्स ने निकाल के दिया था, ये देखो 4/3। तो लिहाजा आपको कौन सा तरीका आसान लगा मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में।